चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अपक्रिया की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, कैन नॉट बी 3 एंड वेरी रियरली कैन नॉट बी मोर देन 3, यानी बहुत ही रियरली केस में, बहुत ही कम केस में 3 या 3 से अधिक होती है। केवल 3 तक ही अपक्रिया की कोटि होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती। अगर नहीं होती है तो इसका रीज़न है आगे जब हम टक्कर सिद्धांत या इसी चैप्टर में कोलिजन फैक्टर पढ़ेंगे कि क्या क्या हैं ऐसे कारक जो अपक्रिया की कोटि या अपक्रिया की दर है उसको प्रभावित करते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला टॉपिक हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी। अपक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। देखो, जनरली पहला डिफरेंस तो यही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की जो कोटि है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी एक प्रायोगिक अवधारणा है, जबकि ये क्या है, थ्योरेटिकल अवधारणा है। दूसरा है कि अपक्रिया की कोटि है वो रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक्टिव मास की पावर का सम करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एक्टिव मास की पावर का सम करते हैं, तो वो अपक्रिया की कोटि होती है। जबकि हम क्या करते हैं, इसमें जो अभिकारक अणु पार्टिसिपेट हो रहे हैं उन सब का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल उन्हीं अभिकारक अणु का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करेंगे जिनकी कंसंट्रेशन में समय के साथ साथ अपक्रिया के दौरान परिवर्तन हुआ है, यानी केवल उन्हीं अभिकारक अणु के स्टाइकोमेट्रिक गुणांक को जोड़ेंगे जिनकी सांद्रता में समय के साथ साथ चेंजमेंट आया है। उसी पे डिपेंड करता है क्या, अपक्रिया की आणविकता। तीसरा है कि अपक्रिया की जो कोटि है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, प्लस में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, यानी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। जबकि अपक्रिया की जो आणविकता है वो हमेशा क्या होगी, प्लस में, यानी पॉजिटिव ही होगी। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या किसी अपक्रिया में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पार्टिसिपेशन या फिर कह सकते हैं पार्टिसिपेशन या फिर कह सकते हैं उनकी भागीदारी कभी जीरो हो सकती है। भाई दो ही कारण है, या तो अपक्रिया में अभिकारक अणु की सांद्रता में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब अपक्रिया हो ही नहीं रही, या फिर अपक्रिया हो रही है तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आ रहा है, उनको ऐड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगी, अपक्रिया की मॉलिक्यूलिटी या आणविकता हो जाएगी। कभी माइनस में नहीं हो सकती ना, हाँ, अपक्रिया की मॉलिक्यूलिटी जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो होने का अर्थ है वो अपक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, और स्टार्ट नहीं हो रही मतलब वो अपक्रिया संपन्न नहीं हो रही, तो उसके लिए आणविकता कुछ क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। तो हमेशा अपक्रिया की मॉलिक्यूलिटी है वो पॉजिटिव होगी, न जीरो हो सकती है न नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये कह रहा है कि अपक्रिया की कोटि जो है वो इंटीजर पूर्णांक हो सकती है, पूर्णांक अब आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भिन्न में हो सकती है, डेसिमल दशमलव में हो सकती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलिटी। ये कह रहा है अपक्रिया की आणविकता जो है वो हमेशा इंटीरियर, यानी इंटीजर का मतलब है हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगी, इंटीजर का मतलब है हमेशा, इंटीजर का अर्थ है पूर्णांक होगी। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंटीजर का अर्थ है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना आप, क्योंकि इसका अर्थ है इंटीजर का मतलब तो ये हो गया ना कि इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। भिन्न में और दशमलव में कभी भी मॉलिक्यूलिटी नहीं होगी। तभी तो मैंने कहा था, पीछे हमने आणविकता पढ़ी तो वहाँ देखे थे ना, H2Cl2, उन सभी के आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट थे उनको क्या कर रहे थे, सिंपलेस्ट बट फुल फॉर्म कर रहे थे ना चेंज में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अगर आपको दे भी रखी है मॉलिक्यूलिटी ज्ञात करवा रहा है तो आप पहले उसे सिंपलेस्ट और फुल नंबर में चेंज करेंगे और उसके बाद ही मॉलिक्यूलिटी बताएंगे कि ये है। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव आएगी हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मैक्सिमम। ये कह रहा है कि अपक्रिया की जो कोटि है वो 3 या 3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, अपक्रिया की आणविकता 3 या 3 से अधिक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलिटी विच भी चेंज देयर कैन कंसंट्रेशन। फिर ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलिटी है वो उन्हीं अभिकारक अणुओं पर डिपेंड करती है जिनकी सांद्रता में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। लेकिन कोटि में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अभिकारक अणु की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होना चाहिए। ये केवल उस पर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेस क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस का मतलब क्या, आधिक्य में होगा, तो उसके लिए पावर जीरो हो जाएगी, तब उस पर अपक्रिया की कोटि की पावर जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नए टॉपिक की, स्यूडोमोनास या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जिन्हें कहते हैं छद्म कोटि या आभासी अभिक्रिया, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया। ठीक है, छद्म का मतलब है धोखा होता है,
एक प्रकार से ये अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो दिखने में अलग हैं और उनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। यानी दोज रिएक्शंस हुज ऑर्डर, यानी ऐसी अभिक्रियाएँ जिनका ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि तथा मॉलिक्यूलरिटी क्या है, डिफरेंट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रियाएँ। ऐसी अभिक्रियाएँ जिनकी अभिक्रिया की कोटि तथा उसकी आणविकता दोनों क्या हों, अलग अलग हों, तो उन्हें क्या कहेंगे यहाँ पे, उन्हें कहेंगे छद्म या आभासी अभिक्रिया। जैसे एस्टरिफिकेशन जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा भी था, हमने देखा था कि H2O क्या है, एक्सिस क्वांटिटी में, इसलिए एक्सिस क्वांटिटी में होने से, आधिक्य में होने से इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभिक्रिया की कोटि पर, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्की सी क्वांटिटी अगर यूज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन पर। इसलिए कहेंगे एक्सेस क्वांटिटी में जो है उसके लिए हमेशा एक्टिव मास, उसे रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे ये रहा तो इसकी पावर 0 है, जबकि एस्टर की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ से रेट के लिए रेट हम लिखते हैं रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एस्टर, उसकी पावर 1, जल की पावर, वाटर मॉलिक्यूल की पावर 0। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, 0 + 1 यानी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया। जबकि मॉलिक्यूलरिटी हम कहते हैं कि इनके आगे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके आगे कितना है, 1, और इसके आगे भी क्या है, 1। तो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, 1:1, और ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी देखिए आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, तो डिफरेंट है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिनकी कोटि और अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता अलग अलग हो, उन्हें क्या कहेंगे, छद्म कोटि या आभासी कोटि अभिक्रिया। ठीक है। जैसे अगर इसका नाम बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि देखो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका नाम बोलेंगे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और बाई मॉलिक्यूलर क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब आभासी और फर्स्ट ऑर्डर, और बाई का मतलब 2, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट बाई मॉलिक्यूलर ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा आपका सुक्रोज की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, और रिएक्शन करता है जल के साथ, जल के नीचे लिखा हुआ एक्सिस क्वांटिटी। अब मैंने कहा था एक्सिस क्वांटिटी का मतलब इट मीन्स तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसके लिए एक्टिव मास की पावर क्या आएगी, 0, और केवल सुक्रोज की पावर आएगी 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 0 यानी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जबकि मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जल के मॉलिक्यूल के आगे कोफिशिएंट कितना लिखा है, 1, सुक्रोज के आगे लिखा 1, इसका मतलब 1 + 1 यानी 2, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2। तो क्या इसकी कोटि और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है, तो दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगर आपको सूडो ऑर्डर रिएक्शन पूछा जाए, आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया पूछी जाए, तो आप ये एग्जांपल लिखेंगे और लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिनकी कोटि और आणविकता अलग अलग हो, छद्म कोटि या आभासी कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसको भी हम वही कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका नाम होगा स्यूडो। स्यूडो क्यों लगाएंगे, क्यों आभासी है, तो हम लिखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको डिटरमाइन करना है किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और डिटरमाइन करना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू को देख के। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखना है कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, साथ में आपको उसके लिए रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। चलिए पहले क्वेश्चन में देखिए, हम क्वेश्चन को न पढ़ते हुए सीधा रेट पे चलते हैं। रेट इक्वल टू KNO2 की पावर 2 लिखा है, NO की पावर 2 लिखा है, तो अकॉर्डिंग गिवन रेट आपको दे रखी है KNO की पावर 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेके हमेशा रेट लो जहाँ लगा है वहाँ उस रिएक्टेंट एक्टिव मास की पावर्स का सम करते हैं। पावर कितनी है, 2 है यहाँ पे, तो 2 पावर का अर्थ मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मोल लीटर इनवर्स ब्रैकेट उसकी पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये पढ़ा था। यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 2, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसके रेट कांस्टेंट की क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपके पास मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ 2 रखेंगे तो 1 - 2, माइनस के 2 है तो पावर -1 आएगी सेकेंड इनवर्स। अब देखिए माइनस की पावर है, इसका मतलब ये पावर अंदर जाके मल्टीपल होगी तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस लीटर इनवर्स पहले से है तो इनवर्स ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लीटर सिर्फ लीटर रहेगा, इनवर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा मोल लीटर
तो मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, रेट आपको दे रखा है, उस आधार पे देखिए S2 की पावर कितनी है आपके पास, S2 की पावर जितनी है उस आधार पे क्वेश्चन दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे। S2 की पावर 1 है, I माइनस की पावर भी 1 है, तो रेट ऑफ जो आपको इक्वेशन दे रही है उसके आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, और n = 2 रखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी यही आएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट। थर्ड के लिए बात करते हैं, थर्ड में क्या दे रखा आपको K = CH3 और यहाँ OH, ठीक है। CHO दे रखा है, CHO की पावर क्या है 3/2, तो 3/2 पावर, इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर हो गई 1.5, या कह सकते हैं क्या है 3/2 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर 1.5 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए K निकालना है, K की यूनिट, तो K के लिए यही n की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पीछे, मोल लीटर इनवर्स और 1 - n, तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो माइनस में आएगा यहाँ से 1.5, और उसमें 1 माइनस करेंगे तो 0.5 या फिर 1/2 माइनस में लिख सकते हैं। तो -1/2 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ तो माइनस मोल के ऊपर तो आ जाएगा -1/2, लीटर के ऊपर 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, और 1 को 1.5 से मल्टीपल करेंगे तो 1.5 बच जाएगा, तो सीधा 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा मोल 1/2 नेगेटिव में है, लीटर 1/2 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन वैसे तो काफ़ी तरीके से पढ़े जाते हैं, जैसे डायरेक्शन के आधार पे, ठीक है, और कैटलिस्ट वगैरह काफ़ी टाइप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग, हम पढ़ रहे हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, स्पीड, जैसे फास्ट या स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो पहला है फास्ट रिएक्शन, जिन्हें कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएँ। ये अभिक्रियाएँ हैं वो काफ़ी जल्दी संपन्न होती हैं, ठीक है, वेरी फास्ट एंड टाइम टेकन। इनका समय क्या होता है, ये इतने समय में, यानी 10⁻³ से लेकर 10⁻² सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है, यानी इतनी फास्ट होते हैं कि इनका मेजरमेंट करना काफ़ी कठिन होता है, तुरंत संपन्न हो जाती है, ठीक है, सेकंड से भी बहुत कम हिस्से में संपन्न हो जाती है। इसका एग्जांपल है एसिड बेस, अम्ल और क्षार को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे, जैसा आप जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब में एक्सपेरिमेंट, उस समय देखेंगे कि एसिड और बेस रिएक्शन करवाएंगे तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, उधर से आपने मिलाया, मिलाते ही तुरंत आप देखेंगे रिएक्ट कर जाएंगे, तो इतना समय नहीं होता कि इनको मेजरमेंट कर सकें कि इनकी स्पीड क्या है, ठीक है, काफ़ी रेयरली मापा जाता है। नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी चीज़ जो धीमी भी होती हैं, जीवन में हम काफ़ी रिएक्शन देखते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह है, ये काफ़ी रिएक्शन है जो काफ़ी धीमी संपन्न होती है, जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज होना, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती हैं, टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा होता है, ये लगभग मंथ या ईयर वीक में जाके संपन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन है या मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना है, ये सब क्या है, स्लो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब है मध्यवर्ती रिएक्शन या मध्य गति रिएक्शन। अब मध्य गति की रिएक्शन जो होती है, जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, एस्टरीफिकेशन है, वो सारी की सारी क्या होती है, मध्य गति, यानी थोड़े से समय बाद संपन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो केवल आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन में कोई ये पूछ सकता है कि ये एसिड बेस रिएक्शन किसका एग्जांपल है, या फिर कोई फास्ट रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह ही पूछ सकता है एक आधे नंबर में, ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं होगा, या कोई एग्जांपल देके आपके पूछ सकता है कौन सी मॉडरेट है, कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया दर के प्रकार, अपक्रिया के प्रकार और किसके आधार पे, दर के आधार पे, ठीक है। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पीड, या फिर कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं किसके आधार पे, दर के आधार पे, जिसमें पहला है इनिशियल रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। पहला कौन सा है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक अभिक्रिया की दर। अब देखो प्रारंभ से मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएँ जो समय यानी t=0 पर प्रारंभ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जो t=0 समय पर क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में हम देखो क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं में जनरली ये होता है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय का टाइम t क्या मान लेते हैं, t1 = 0,
जबकि उसके बाद पूछा जाता है कि 10 सेकंड, 20 सेकंड या 50 मिनट, 100 मिनट के बाद अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक इनिशियल टाइम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास होती है जो हम माप लेते हैं किसकी, रिएक्टेंट की। और फाइनली कंसंट्रेशन हम माप लेंगे। फाइनली टाइम हमारे पास T2 होता ही है कि 50 सेकंड बाद पूछ रहा है या 100 मिनट बाद पूछ रहा है, वो हमारे लिए T2 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि प्रारंभिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमेशा ये अभिक्रियाएँ T=0 समय पे प्रारंभ होती हैं और किसी भी निश्चित समय पर इनके बारे में इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। वही क्या कहलाता है, प्रारंभिक अभिक्रिया की दर। जैसे ग्राफ से ये दिखाया गया है कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए है। रेट ऑफ रिएक्टेंट है, अभिक्रिया के अभिकारक के लिए ये ग्राफ है, क्योंकि हम जानते हैं अभिकारक अणु की सांद्रता। देखिए मैंने वाई एक्स पे कंसंट्रेशन को दर्शाया है और एक्स एक्स पे किसको, जैसे कि इस ग्राफ में दर्शाया गया है कि रिएक्टेंट के लिए ये ग्राफ है। तो हम जानते हैं कि वाई एक्स पे हमने कंसंट्रेशन को लिखा है और एक्स एक्स पे टाइम को लिखा है। तो देखिए प्रारंभ में हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, जनरली पता ही है, क्योंकि उस समय केवल अभिक्रिया में रिएक्टेंट रहेगा। उस समय क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट उत्पाद नहीं बनेगा या नहीं स्टार्ट हुआ बनना, प्रारंभ नहीं हुआ। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की अभिकारक अणु की सांद्रता अधिकतम रहेगी, तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, सांद्रता अधिक धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और कम होते होते धीरे धीरे कम होते होते स्टार्ट हो गई, काफ़ी कम हो गई कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो ग्राफ जो धीरे धीरे स्लो स्पीड में यहाँ नीचे आ रहा है, इसके पास में मैंने कोई भी पॉइंट ले लिए, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट। उन 2 पॉइंट पे क्या किया मैंने, इनको स्पर्श करते हुए, इनको टच करते हुए मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट लाइन का अर्थ है स्पर्श रेखा बना दी, यानी 2 पॉइंट मैंने लिए, उन दोनों पॉइंट को टच करते हुए स्पर्श लाइन बना दी, ठीक है। और स्पर्श लाइन के दोनों बिंदुओं को मैंने कंसंट्रेशन से इधर से भी इसको टच कर दिया, एक्स एक्स पे और वाई एक्स दोनों पे। तो एक्स एक्स पे हमें पता है टाइम लाइन है, ये रहा T1 टाइम, T2 टाइम, दोनों पॉइंट के लिए। इधर क्या है कंसंट्रेशन, इस पॉइंट के लिए C1 कंसंट्रेशन, इसके लिए C2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, यानी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रारंभिक दर ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको, अगर इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आपसे ये कहा जाएगा कि एक अभिक्रिया के प्रारंभ में उस अभिक्रिया के अभिकारक अणु की सांद्रता XYZ जो भी दी गई है, और कहेगा 50 मिनट बाद अभिक्रिया की सांद्रता बढ़कर या घटकर। तो ध्यान रहा, बढ़ेगी सांद्रता, इसका मतलब क्या हो रहा है, देख लेना आप कि बढ़ेगी सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो मतलब उत्पाद की सांद्रता दी गई है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। और यदि घट रही है तो मतलब अभिकारक की दर। तो आपको एक आएगा कि T=0, यानी अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक अणु की सांद्रता ये है, 50 मिनट बाद अभिकारक अणु की कंसंट्रेशन ये हो गई, यानी इनिशियल टाइम पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ये है और फाइनल टाइम पर ये है कंसंट्रेशन। और आपको कहेगा इस पर क्या ज्ञात करिए, रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए, यानी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कर लेंगे कि ऊपर तो सीधा सा है कि ऊपर तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन फाइनल वाली और उससे पहले इनिशियल वाली, यानी अंतिम सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता को माइनस करेंगे। ऐसे अंतिम समय और प्रारंभिक समय को माइनस करेंगे और दोनों का डिवाइड निकाल लेंगे, वही क्या आ जाएगा आपके पास से, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ होता है किसके लिए, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के। इसी प्रकार दूसरी जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया। इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक, किसी क्षण पर अभिक्रिया, ठीक है। किसी क्षण मतलब जैसे कोई भी समय पूछ सकता है। तो इसमें भी सेम रहेगा, आपको दिखने में सिमिलर लगेगी किसके, इनिशियल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। आगे हम इसका ग्राफ देखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, कोई भी टाइम पीरियड के दौरान आपको क्या पूछ सकता है, कोई भी तात्क्षणिक का मतलब है कोई किसी भी 2 क्षण, कोई भी 2 इंस्टेंट टाइम बताएगा आपको कि 10 मिनट से 20 के बीच। जैसे कहिए कि एक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के 20 मिनट संपन्न होने पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है, फिर कहेगा यही अभिक्रिया 40 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन ये हो जाती है। तो 2 टाइम दे दिया, 2 टाइम पीरियड दे दिए और 2 कंसंट्रेशन दे दी। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। चलिए आगे इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो ग्राफ है सिमिलर लग रहा होगा आपको किसके,
इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के। बट यहाँ पे सेम ऐसे ही मैंने बताया था आपको वैसी ही क्रिया होगी कि रिएक्टेंट के लिए हमने ये क्या बनाया, ग्राफ बना रखा है। तो प्रोडक्ट के लिए होता तो ये ग्राफ कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होती है, जीरो। तो जीरो से इस प्रकार बड़ी होती है। जैसे देखो यहाँ एक ग्राफ दर्शाया गया है, वो कौन सी रिएक्शन के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने दर्शाया है। ये रिएक्टेंट के लिए भी बनाया है, लेकिन इधर मैंने आपको समझाने के लिए किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में भी ऐसा ग्राफ बताया है। देखिए रिएक्टेंट के लिए ग्राफ होगा तो ऐसा बनाएंगे, और प्रोडक्ट के लिए सिमिलर यही होगा, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बढ़ाते हुए इंक्रीज करते हुए कंसंट्रेशन। क्योंकि आपको पता है अब क्रिया के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे सेम वही 2 पॉइंट लेने आपको, ठीक है, और यहाँ टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाने के बाद आपको देखना है कि कोई भी 2 पॉइंट है। तो प्रारंभिक समय कोई मान लो t बराबर 10 सेकेंड है, t2 बराबर 20 सेकेंड है, और पूछेगा कि इसमें कंसंट्रेशन t1 पे ये है, t2 पे ये है, तो बताइए इसके लिए इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो आप क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल और फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, इनको क्या कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे, और जो भी आएगा वो आपका इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। चलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज तो आप जानते ही हैं, एवरेज का मतलब है किन्हीं भी 2 टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। तो सेम वही बात है, एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने के लिए वही टाइम पीरियड और वैसे ही ग्राफ होंगे। देखो 2 पॉइंट लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट t1 t2 पे समय दिया होगा, सांद्रता दी होगी, और इसके हम 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, इनके 1-2 उदाहरण करेंगे, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगले लेक्चर या वीडियो में हम इनके एक एग्जांपल करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, कैसे एवरेज और कैसे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी ये चैप्टर आपका संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और इस चैप्टर के संपन्न होने के तुरंत बाद हमारा अगला जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारी उस टाइम पीरियड के दौरान छूट गई थी उनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम पहला चैप्टर हेलो एल्कीन हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होंगी, कौन कौन सी रिएक्शन कैसे कैसे यूजफुल होंगी, सब उनके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।